हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोगों की पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा है। एनसीएफ 2005, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कौमी दरसियात का खाका 2005। आप देखेंगे आपका कोई भी किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, एक कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए हो या आप लैंग्वेज पंडित के हों या स्कूल असिस्टेंट के, सब में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन से सवालात पूछे जाते हैं। उसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है एनसीएफ 2005। ये ऐसा टॉपिक है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे किसी भी एग्ज़ाम का, आप डीएससी में देखेंगे, इससे ज़रूर सवालात पूछे जाते हैं। ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है जो कि 2005 में जारी किया गया था, 150 पेज का है, लेकिन इसमें से जो आपके पॉइंट है, टू द पॉइंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे सवालात बनते हैं। चलिए देखिए, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आखिर में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं। इसी के साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। चलिए हम चलते हैं आगे। देखिए, अगर दूसरा लैंग्वेज पंडित के अगर आप स्टूडेंट हैं या इसी के साथ आप स्कूल असिस्टेंट के हैं, तो टीएस टेट जो अभी हाल ही में आपका एग्ज़ाम हुआ, उसमें मैंने उर्दू का जो दोनों पोर्शन है, एक जो लिटरेचर वाला, दूसरा उर्दू मेथडोलॉजी, दोनों का सिलेबस बिल्कुल मिलता जुलता है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा कर के। कुछ टॉपिक बचे हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आज हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसको किसके ज़रिए इसको बनाया गया था, किसने इसको जारी किया था। पहला सवाल आप इसको याद रखिएगा, NCERT, जिसको कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है। इन्होंने इसको जारी किया था कब? 2005 में। इससे पहले 3 एनसीएफ और आ चुके हैं, उसके बारे में अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 के चेयरमैन कौन थे। तो एक शख्सियत है, उनका नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल, ठीक है, ये इसके चेयरमैन थे। और ये जो 7 सितंबर, ठीक है, 7 सितंबर 2005 को पूछा जा सकता है इसको अप्रूव किसने किया था। 5 सितंबर 2005 को एक न्यू बॉडी है जिसको CABE के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है C से सेंट्रल, A से एडवाइजरी और B से बोर्ड, E से एजुकेशन, यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 7 सितंबर 2005 को इसको अप्रूव किया था। यानी जब बन करके तैयार हो गया, इसके चेयरपर्सन प्रोफेसर यशपाल थे, तो इसने इसको अप्रूव किया। और जारी किसने किया, किसके ज़रिए? NCERT, ठीक है।
इतना पॉइंट है, इसको जहन में ज़रूर रखिएगा। दूसरा है कि एक सवालात बार बार पूछे जाते हैं कि ये जो है NCF 2005, इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986, उसके बाद 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया था, ठीक है, उससे इंस्पायर हो करके ही ये 2005 वाला NCF जारी किया गया था, ठीक है। इस टाइम जो है मनमोहन सिंह की सरकार थी, ठीक है, क्योंकि UPA का शासन था, उनकी हुकूमत थी केंद्र में, उस टाइम इसको लाया गया था, ठीक है, क्योंकि मनमोहन सिंह ने भी इस पर अपना मशवरा दिया था और इस पे प्रोफेसर यशपाल इनको चेयरपर्सन बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि 1992 के बाद सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट यही बन करके आया था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। 1992 में एक बात कही गई थी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब ये होता है आमोजिश, यानी सीखना बिना बोझ के, ठीक है। इसी सेंटेंस से इंस्पायर हो करके ही आगे NCF 2005 यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी जो कुछ सीखा जाए बोझ ना बने बल्कि खुशी से बच्चा उसको सीखे, उसको जहन में, इस सेंटेंस को जहन में रखते हुए NCF 2005 को डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। तो पूछा जा सकता है लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। इतना पॉइंट इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, जो जो पॉइंट की चीज़ें वही हम देखेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये कौन सा है? चौथा है। पूछा जा सकता है कौन सा करिकुलम है? चौथा। अब तो 2023 भी आ चुका है, ठीक है, ये चौथा है। इससे पहले कब कब आए थे ये तारीख पूछी जा सकती है, या सीरीज़ मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि जॉब के लिए एग्ज़ाम है ना। इससे पहले सबसे पहले बना था 1975 में, उसके बाद 1988 में, उसके बाद 2000 में, और चौथा बना कौन? 2005 में बाय द NCERT, ठीक है। NCERT का नाम याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो आपके सिलेबस में है उसको किसने बनाया था? उसको अप्रूव किया था NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो था NCFTE यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। उसको NCTE ने के ज़रिए उसको जारी किया गया था, ठीक है। लेकिन इसको NCERT के ज़रिए, देखिए 1995, इस डेट को ऐसे याद रखिएगा, 1995 में इंदिरा गांधी हमारे मुल्क की वज़ीर आज़म थी। 1995 ही में इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, इसलिए उस कंसेप्ट को इमरजेंसी उन्होंने लगाया था 1995 से यानी 1977 तक, ठीक है। उसके बाद इनकी सरकार ही गिर गई। तो इसको याद रखिएगा, 1975 में पहला, फिर 1984 में इंदिरा गांधी को गोली मार के यानी उनको मार दिया गया था गोली के ज़रिए। उसके बाद पॉलिटिक्स में एंट्री किसकी होती है? राजीव गांधी यानी राहुल गांधी के फादर की, ठीक है। 1988 में जब NCF आया उस टाइम वज़ीर आज़म कौन थे? आपके राजीव गांधी थे, ठीक है। और इनको 1991 में यानी बम के ज़रिए इनको भी उड़ा दिया गया था। तो इन दोनों को ऐसे रिलेट करके याद रखिए, नहीं भूलेंगे। यानी 1975 इमरजेंसी लगी थी, उसी टाइम NCF भी आया था। 1988 में जब राजीव गांधी थे यानी प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम आया था। और तीसरा दिया है 2000 में। 2000 में किसकी सरकार थी आपको पता है? 2000 में जब उसका इलेक्शन 99 के करीब हुआ, 99 से 2004 तक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी यानी आपकी NDA की हुकूमत थी केंद्र में उस टाइम। यानी उनके
हुकूमत के दौर में 2000 में एनसीएफ तीसरा आया। फिर चौथा कब आया? जब 2004 में इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, तो फिर किसकी सरकार आई? कांग्रेस की, यानी यूपीए की। उसमें मनमोहन सिंह आपके वज़ीर आज़म थे उस टाइम। चौथा आपका एनसीएफ जारी किया गया। इस तरह से याद रखेंगे तो इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। चलिए, अब एनसीएफ 2005 डॉक्यूमेंट ड्रॉस इट्स पॉलिसी बेसिस फ्रॉम अर्लियर गवर्नमेंट रिपोर्ट्स ऑन एजुकेशन, यानी एजुकेशन से इससे पहले जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी, कब? 1986 और 1992, यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन आने के बाद इसको डिज़ाइन किया गया था 3 चीज़ों को जहन में रखे हुए। एज लर्निंग विदाउट बर्डन, एक सेंटेंस आया था ना, लर्निंग विदाउट बर्डन, इसको जहन में रख करके एनसीएफ 2005 बनाया गया था। एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, इसको जहन में रख करके एनसीएफ 2005 बना था। एंड 21 फोकस ग्रुप थे, यानी एक कमेटी बनाई गई थी 21 फोकस ग्रुप, यानी किन किन फील्ड में बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा, उस 21 फोकस ग्रुप को जहन में रख करके भी एनसीएफ 2005 को डिज़ाइन किया गया था। ठीक है। द अप्रोच एंड रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005 आर फॉर द एंटायर एजुकेशनल सिस्टम, यानी हिंदुस्तान का जो पूरा सिस्टम, यानी तालीम का जो निज़ाम है, सबको जहन में रख करके, सबको शामिल रखते हुए एनसीएफ 2005, इसलिए 150 पेज का डॉक्यूमेंट था। ठीक है। अब इसमें से पॉइंट की चीज़ें सिर्फ हम लोग देखेंगे। अब देखिए, एनसीएफ 2005 हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेज, यानी इसको आपको पता है आपके 8वें शेड्यूल में, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में, यानी आइन के दफ़ा, यानी 8वें शेड्यूल में क्या है? 22 ज़ुबानें आपकी हैं। ठीक है, पहली क्लास में मैंने डिटेल से बताया है। एंड हैज़ इन्फ्लुएंस बाई सिलेबी इन 17 स्टेट, यानी 22 ज़ुबानों में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया, यानी उर्दू में भी इसका ट्रांसलेशन किया गया। आगे फिर एनसीईआरटी ने इसको हर एक स्टेट को भेजा कि इसमें जो सिफारिश की गई है इसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस, अपना करिकुलम दोबारा डिज़ाइन करो। इसने 17 स्टेट के जो करिकुलम थे, उनके जो दरसियात थे, उनका जो सिलेबस, तो उनको अफेक्ट किया था। ठीक है। एनसीईआरटी गेव आ ग्रांट, एनसीईआरटी ने 10 लाख रुपए का ग्रांट दिया था टू ईच स्टेट, यानी हर स्टेट को 10-10 लाख रुपया का ग्रांट किसने दिया था? एनसीईआरटी ने, टू प्रमोट एनसीएफ इन द लैंग्वेज ऑफ स्टेट, यानी उस स्टेट की जो ज़ुबान है, जैसे यहाँ तेलंगाना है, यहाँ की जो तेलुगु ज़ुबान है, उसमें इस सिलेबस को आप बनाइए, डिज़ाइन कीजिए, इसके लिए 10 लाख रुपया दिया गया था। एंड टू कंपेयर इट्स करंट सिलेबस, आपका जो पहले का सिलेबस उससे कंपेयर कीजिए विद द सिलेबस प्रपोज्ड, जो सिलेबस हम बना के दिए हैं इसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस आप बनाइए। ठीक है। देखिए, अगर आप अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो एनसीएफ का डॉक्यूमेंट अगर आप सही से समझ लेते हैं तो इसको आप डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस एक्सरसाइज इज़ बीइंग कैरीड आउट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आपको पता है सेंट्रल लेवल पर एनसीईआरटी बनी और स्टेट लेवल पर क्या था? एससीईआरटी, यानी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की भी मदद ली गई थी। आगे जो डाइट, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रेनिंग के लिए खुलता है, जिसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन दोनों की मदद ली गई थी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर स्टेट में, यानी हर राज्य में। आगे चलिए, कॉमन सोर्सेस ऑफ, यानी फिज़िकल डिस्कम्फर्ट, यानी फिज़िकल डिस्कम्फर्ट क्या था? इससे पहले जो परेशानियां बच्चों को लाहिक हो रही थी एजुकेशन के फील्ड में, उनको एनसीएफ में 2005 में हाईलाइट किया गया। क्या क्या चीज़ें थी? यानी लॉन्ग वॉक्स टू स्कूल, बच्चों को पढ़ने के लिए 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। ठीक है। और क्या था? हैवी स्कूल बैग्स, बच्चा का इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ाई जाती थी कि बैग लेकर के पीठ पे रख करके बच्चा चलता था तो उसकी कमर भी झुक जाती थी, इसकी भी फिक्र थी।
इससे भी निजात दिलाई गई। लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी स्कूलों में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी नहीं थी, यानी पीने लायक पानी नहीं था, खेलने के सामान नहीं थे, लाइब्रेरी नहीं थी, किताबें नहीं थे, ठीक है, और यानी टॉयलेट नहीं बने थे, ठीक है, इंक्लूडिंग सपोर्ट बुक्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी वहाँ बुकें भी मौजूद नहीं थी। आगे क्या है, बैडली डिज़ाइन फर्नीचर, जो कुर्सियां हैं उनकी हालत बहुत ही बोसीदा थी, जिसकी वजह से चिल्ड्रेन एंड एडिक्वेट बैक सपोर्ट, जिसकी वजह से कमर में दर्द हो जाता था, लेग्स यानी उनके पैर में और उनके घुटनों में, जिसकी वजह से दर्द हो जाता था। किससे? क्योंकि कुर्सियां उस तरह की, इसलिए कुर्सियां भी सही से बनाई जाए, उसकी भी सिफारिश इन्होंने की थी। आगे क्या था, टाइम टेबल डैट डोंट गिव यंग चिल्ड्रेन इनफ ब्रेक टू स्ट्रेच, यानी बच्चों को आराम करने का मौका ही नहीं दिया जाता था। इस तरह का सिलेबस था कि बच्चा सुबह से शाम तक 6 घंटा स्कूल में रहता, बराबर पढ़ता ही रहता था, ठीक है, यानी उसको इधर उधर मूव करने का टाइम नहीं मिलता था, खेलने का टाइम नहीं मिलता था। डैट डिप्राइव ओल्डर चिल्ड्रन ऑफ प्ले एंड स्पोर्ट्स टाइम, उनको खेलने का और गेम वगैरह का टाइम ही नहीं मिलता था, और लड़कियों को जो खेल वगैरह से बहुत दूर ही रखा जाता था। इन सब चीज़ों को जहन में रख करके एनसीएफ 2005 को डिज़ाइन किया गया। स्पेशली फॉर गर्ल्स द एब्सेंस ऑफ टॉयलेट, यानी लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं था, इसलिए लड़कियां 5 तक पढ़ने के बाद ड्रॉप आउट हो जाती थीं। और यानी सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें भी वहाँ अब तो जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं बाकायदा, ठीक है। आगे क्या है, कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी बीटिंग, ऑकवर्ड फिजिकल पोस्चर। पहले क्या है, बच्चों को बहुत मारा जाता था, यानी कान पकड़कर कान ही उखाड़ लिया जाता था, और इसी के साथ यानी ऑकवर्ड फिजिकल पोस्चर, यानी कभी मुर्गा बना दिया, कभी मुर्गी बना दिया, कभी खड़ा कर दिया, कभी उल्टा कर दिया, यानी इस तरह की सज़ाएं दी जाती थी। इन सब चीज़ों पे बैन लगाया किसने? एनसीएफ ने, ठीक है। आगे चलिए, अब एनसीएफ ने गाइडिंग प्रिंसिपल कुछ दिए हैं, इनको आप याद रखिएगा। इनको जहन में रख करके अगर आप क्वेश्चन हल करते हैं तो आप आंसर तक ऑटोमेटिक पहुंच सकते हैं। चलिए डिटेल से एक एक देखते हैं। पहला क्या था, टू शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड। जो कुछ मेथड था बच्चा रट लेता था, रट करके यानी समझ के नहीं कोई चीज़ पढ़ता था बल्कि रट लेता था, रट्टाफिकेशन तो को बैन किया गया, उससे शिफ्ट किया गया, ठीक है। लर्निंग इसको नहीं कहते कि आप किसी चीज़ को रट करके बता दें, बल्कि आप उसको समझें। आगे है कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटस्टैंडिंग ऑफ द स्कूल, यानी बच्चों को जो भी सिखाया जाए वो स्कूल से जाने के बाद अपने एनवायरनमेंट से उसको कनेक्ट कर सके, यानी ऐसा चैप्टर लाया जाए जिसको आसपास देखता हो। इसी के साथ ऐसी मिसालें लाई जाए कि स्कूल के बाहर उसको उन मिसालों को, उन एग्जाम्पल को महसूस करता हो, ठीक है। टू इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। ये नहीं कि साल में एक एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का, अगर उसमें सही परफॉर्मेंस बच्चा नहीं किया तो फेल हो गया, अगर रट करके वही 3 घंटे का एग्ज़ाम सही से दे दिया तो फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया। इसको हटाया जाएगा, बल्कि बच्चों का असेसमेंट, बच्चों का इवैल्यूएशन पूरी साल किया जाएगा। उनकी हर एक एक्टिविटीज़ को देखा जाएगा कि पढ़ने में कितना अच्छा, खेल में कितना अच्छा, अखलाक में कितना अच्छा, यानी पूरा यानी सीसी यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को फॉलो किया जाएगा। आगे देखिए, टू एनरिचिंग द करिकुलम, यानी करिकुलम को अच्छी तरह से डिज़ाइन किया जाएगा सो डैट इज गोज बिहाइंड द टेक्स्ट बुक, यानी सिर्फ बच्चे का नॉलेज यहाँ तक नहीं हो जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वही समझ सके, बल्कि अलग अलग एक्टिविटीज़ यानी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी स्कूल में कराई जाएगी। नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म बाई कैरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री, यानी बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाएगा, इस तरह से उनको बनाया जाएगा ताकि वो देश के यानी अपने मुल्क के एक अच्छे नागरिक बन सकें, ठीक है। बाद में एक अच्छे पॉलिटिशियन यानी डेमोक्रेटिक पॉलिसी उनके अंदर डेवलप हो सके,
ठीक है। उस तरह की चीज़ों को उनको उस तरह से उनको समझाया और पढ़ाया जाएगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिसी में यानी हर एक मज़हब की कदर करेगा, ठीक है, रंग और नस्ल के बुनियाद पे किसी से नफ़रत नहीं करेगा। इसी में एक नाम आता है जेपी नायक। जेपी नायक ने 3 चीज़ दिया है, ट्रायंगल, यानी 3 चीज़ों को 3 एंगल करके उन्होंने बताया था, 3 चीज़ों को, ठीक है। आपका इंडियन एजुकेशन में इसको भी शामिल किया गया है इसमें, यानी एनसीएफ 2005 में, यानी क्वालिटी, यानी इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है ये नहीं कि एक बच्चा है जो एग्ज़ाम में 90% लाता है उसी को सब कुछ समझते हैं और बाकी लोग को कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं, बल्कि इक्वालिटी लाइए, यानी सबको बराबर का मौका दीजिए, क्लास में सबके साथ इंटरेक्शन कीजिए। क्वालिटी, जो भी पढ़ाइए उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी, यानी क्लास में सबको लाना चाहिए, हर, यानी लड़कियां भी हों लड़के भी हों, अलग अलग मज़हब के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के लोग, यानी क्वांटिटी भी लाना चाहिए। इसकी बात इन्होंने की थी। आगे हम देखेंगे लर्निंग एंड नॉलेज। लर्निंग यानी आमोजिश जिसको हम कहते हैं, यानी सीखना, और इस जिसको कभी कभी इक्तिसाब के नाम से भी जाना जाता है, और एक होता है एक्विजिशन जिसको हम हुसूलियाबी कहते हैं, एंड नॉलेज यानी मालूमात। द करिकुलम शुड फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी करिकुलम इस तरह से बनाना चाहिए कि बच्चों का हमा जेहती नशोनुमा हो सके। हमा जेहती नशोनुमा, हमा जेहती नशोनुमा यानी डेवलपमेंट के जितने डोमेन्स हैं सब हो, यानी फिज़िकल भी हो, और यानी कहा जाता है ना फिज़िकल डेवलपमेंट हो, इसी के साथ जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, इसी के साथ जो है सोशल डेवलपमेंट हो। उसके बाद ई है, PCSE करके याद किया जाता है। ई का मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट, सारा डेवलपमेंट होना चाहिए। टू एनहेंस फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इन इंडिविजुअल एज वेल एज, यानी पीयर इंटरेक्शन, यानी थोड़ा सामाजिक भी बन सके, बच्चों के साथ बात भी करे, इस तरह से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग आपको पता है कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस है थ्योरी एनसीएफ 2005 की, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म के जो बानी है जिनको कहा जाता है जॉन डीवी, वो भी यही बात कहते हैं, ठीक है। अमेरिकन जो फ़लसफ़ी हैं वो कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, यानी बच्चा करके सीखेगा, ठीक है। उसी थ्योरी से इंस्पायर ये भी है एनसीएफ 2005, यानी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, यानी बच्चा कोई भी चीज़ खुद सीखेगा। टीचर क्या होगा? टीचर एज अ फैसिलिटेटर होगा, ठीक है। यानी डज नॉट मिसअंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन एज नॉलेज, यानी ऐसा इंफॉर्मेशन को नॉलेज मत समझो। अब एक चीज़ समझ लीजिए, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है। नॉलेज मतलब होता है किसी चीज़ की मालूमात, ठीक है, और इंफॉर्मेशन का मतलब भी उर्दू में मालूमात होगा, लेकिन इसमें दोनों इंग्लिश में फ़र्क है, ठीक है। नॉलेज जैसे हमने कोई चीज़ बताया, उस चीज़ को आप अपनी ज़ुबान में कह सकें, उसको थोड़ा सा समझ भी सकें, उसको बदल करके पेश कर सकें, ये आपकी नॉलेज हुई। और मालूमात क्या है? हमने किसी को बताया कि वो आज एब्सेंट है, क्लास में नहीं आया, आपने सुन लिया, ये क्या है? एक इन्फॉर्मेशन आपको मिली। नॉलेज का मतलब होता है उसको अपनी ज़बान में इंटरप्रेट करना, यानी बच्चे को जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं उसको अपनी ज़ुबान में कह सके, उसको समझ सके, उसको नॉलेज कहेंगे, ना कि इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आगे चलिए, इन्होंने कुछ सब्जेक्ट की बात की है, कौन कौन सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा लैंग्वेज, जिसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात आती है, मैथ यानी हिसाब भी पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा, साइंस भी, ठीक है। इसी के साथ सोशल साइंस भी पढ़ाई जाएगी, आर्ट एजुकेशन भी पढ़ाया जाएगा, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, स्टडी ऑफ पीस, वर्क एंड एजुकेशन, ये सब पढ़ाया जाएगा।
थोड़ा सा देख लेते हैं। लैंग्वेज में इन्होंने क्या कहा है एनसीएफ ने, इम्प्लीमेंट ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला पिछली क्लास में मैंने बताया है कि 3 ज़ुबान होती है। पहली ज़ुबान उनकी मादरी इलाकाई ज़ुबान, दूसरी ज़ुबान इंग्लिश होगी या कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी हिंदी स्पीकिंग स्टेट में। अगर नॉर्थ साउथ वाले स्टेट जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ये सब जो है केरल है, आपका कर्नाटका, यहाँ क्या होगी दूसरी ज़ुबान या तो हिंदी या तो इंग्लिश। अगर इंग्लिश ले लिया तो तीसरी ज़ुबान हिंदी होगी। और इसी के साथ नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जो उसने पहली ज़ुबान में अगर छोड़ दिया, यानी पहले दूसरे में अगर क्या ले लिया इंग्लिश ले लिया तो तीसरी हिंदी होगी। और अगर दूसरे में क्या ले लिया, पहले ही में हिंदी ले लिया हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, दूसरे में इंग्लिश, तीसरे में अब यह संस्कृत लेगा। यानी 22 ज़ुबानों में से कोई ले सकता है, संस्कृत या उर्दू कुछ भी। अब देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला मैंने डिटेल से पिछली क्लास में बताया, उसको आप देख सकते हैं। इसी के साथ एम्फेसिस ऑन मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी बच्चों की जो तालीम का ज़रिया क्या बनेगा, उनकी मादरी ज़ुबान। आप देखेंगे तेलंगाना ही में जो मुस्लिम कम्युनिटी के स्कूल हैं वहाँ उर्दू मीडियम के स्कूल हैं, जहाँ नॉन मुस्लिम वाले हैं वहाँ तेलुगु मीडियम भी चलता है। तो ठीक है, क्योंकि आपके तेलंगाना की 2 रस्मी ज़ुबानें हैं, पहली तेलुगु दूसरी उर्दू, इसलिए आप देखेंगे मेट्रो स्टेशन पे कहीं भी तेलुगु लिखा तो उर्दू भी लिखा रहेगा। ठीक है। फोकस ऑन ऑल स्किल ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान की कितनी स्किल हैं 4, आपने पढ़ रखा है, LSRW, इन चारों पे फोकस किया जाएगा। L से क्या, लिसनिंग यानी सुनना, S से स्पीकिंग यानी बोलना, R से रीडिंग यानी पढ़ना और W से राइटिंग यानी लिखना। ठीक है, आगे चलिए। मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाएगी। टीचिंग मैथमेटिक्स टू फोकस ऑन यानी चाइल्ड्स रिसोर्स टू थिंक, इस तरह की मैथ पढ़ाई जाएगी, हिसाब पढ़ाया जाएगा कि बच्चा सोच सके और रीज़न यानी मंतिक यानी कुछ लॉजिक भी लगा सके। आगे विजुअलाइज एब्स्ट्रैक्शन, यानी जो आपकी मुजर्रद चीज़ें हैं जिनको फील किया जा सकता है उनके बारे में तसव्वुर भी कर सके। एंड टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी उनको कोई परेशानी दी जाए, कोई मसला दिया जाए, उसका हल भी निकाल सके। आगे है सोशल साइंस के सब्जेक्ट होने चाहिए। सोशल साइंस टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव विथ रूम्स फॉर, यानी जो भी सोशल साइंस हो डिसिप्लिनरी के साथ पढ़ाई जानी चाहिए। मतलब जैसे आप उर्दू के सब्जेक्ट, आप उर्दू का सब्जेक्ट है, ठीक है, उर्दू में कुछ ऐसे टॉपिक होने चाहिए उसमें कुछ सोशल साइंस के भी मजमून, यानी कुछ एनवायरनमेंट पे हो, कुछ टॉपिक पॉलिटिक्स पे हो, इस तरह से यानी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ सोशल साइंस को पढ़ाना चाहिए। इंटीग्रेटेड, यानी आप 5 तक आप देखेंगे क्या है, ईवीएस चलता है ना, ईवीएस, इसमें क्या है, साइंस सोशल साइंस सब है। ये क्या है, यही डिसिप्लिनरी, जिसको इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ थिंग, इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी एक दूसरे के साथ मिला करके आप इंटीग्रेटेड वाला अप्रोच, वही कि आप लैंग्वेज में भी आप एनवायरनमेंट और सोशल साइंस को सिखाते हैं। और एनेबलिंग पेडागोजिक यानी प्रैक्टिस फॉर प्रमोटिंग थिंकिंग प्रोसेस, यानी जो भी चीज़ पढ़ाएं वो प्रैक्टिस बेस हो, लर्निंग बाय डूइंग हो, बच्चे को ग्रुप में करके उनको खुद एक्टिविटीज़ करने का मौका दिया जाए। डिसीजन मेकिंग, बच्चे खुद फैसला ले सके। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज़ के बारे में क्रिटिकल यानी तनकीदी सोच रख सकें ताकि बच्चे क्रिएटिव बन सके। ठीक है, यानी रट्टाफिकेशन उनके अंदर ना आए। साइंस का मतलब क्या है, टीचिंग ऑफ साइंस टू फोकस ऑन यानी मेथड्स एंड प्रोसेस डेट द यानी नर्चर थिंकिंग प्रोसेस, यानी इस तरह से साइंस पढ़ाई जाए बच्चों के अंदर सोचने का जो अमल है उसकी परवरिश हो सके।
ठीक है। क्यूरियोसिटी यानी किसी चीज़ को जानने के लिए अंदर से उत्सुकता हो सके, यानी अंदर से क्या है, बेचैनी हो कि हम उसको सीख के रहेंगे। क्या है, क्रिएटिविटी, किसी चीज़ का नया इस्तेमाल जान सके। क्रिएटिव मतलब कोई चीज़ जो लीक से हट करके हो। इसमें जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, बच्चा क्या है अलग अलग जिहतों में सोचता है। इसके क्या है, यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। कोई भी चीज़, कोई मसला है, उसका अलग से सलूशन निकालता है। कौन, क्रिएटिव बच्चा। ठीक है, क्रिएटिव बन सके, इस तरह के साइंस में टॉपिक आने चाहिए। आर्ट एजुकेशन भी पढ़ाना चाहिए, यानी जिसमें म्यूज़िक भी हो, डांस भी हो, विजुअल आर्ट्स भी हो, थिएटर भी हो, इन सब चीज़, ये सब सब्जेक्ट भी आने चाहिए। विच ऑन यानी इंटरैक्टिव अप्रोच, नॉट इंस्ट्रक्शन एस्थेटिक अवेयरनेस, यानी सिर्फ ऐसा ना हो कि बस यानी जमालियात के बारे में से उनको बेदारी हो जाए, बल्कि उसको करें, करके सीखें। ठीक है। एंड एनेबलिंग चिल्ड्रेन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म, यानी अपने आप को अलग अलग फॉर्म में यानी एक्सप्रेस कर सके। यानी कोई म्यूज़िक ही अच्छा बजाना सीख लिया, कोई डांस करना सीख लिया, कोई जो है कला बनाना ही सीख लिया, तो सारे सब्जेक्ट को लाना चाहिए। आगे देखें, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। हेल्थ डिपेंड्स अपॉन यानी न्यूट्रिशन एंड प्लान्ड फिजिकल एक्टिविटीज़, यानी उनको जो भी चीज़ बताया जाए कि ऐसी चीज़ खाएं जिसमें प्रोटीन वगैरह ज़्यादा पाए जाए, यानी बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ों से उनको बताना चाहिए उसको नुकसानात को। ठीक है। आगे है प्लांट फिजिकल एक्टिविटीज़, बच्चों के कुछ जैसे योगा आजकल फेमस हो गए, इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ भी कराना चाहिए। वर्क एजुकेशन क्या है, नेसेसरी स्किल्स, यानी ओकेशनल एजुकेशन, जिसको गांधी जी ने कहा था कि नई तालीम में कि बच्चा 8 तक पहुँचते पहुँचते क्राफ्ट, यानी कोई उसको एक स्किल सिखा दिया जाए ताकि वो पढ़ाई छोड़ने के बाद उस स्किल को लेकर के कोई काम कर सकते अपनी ज़िंदगी में, यानी सेल्फ डिपेंड बन सके। ठीक है, यानी खुद मुख्तार हो सके। टू बी प्रमोटेड एज अ पार्ट ऑफ पेडागोजी। ठीक है। तो देखिए आगे क्या है, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कम से कम क्या हो, पीने लायक पानी हो, टॉयलेट हो, कुर्सियाँ हो, लाइब्रेरी हो, किताबें हो, यानी मटेरियल फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर प्लानिंग अ फ्लेक्सिबल डेली शेड्यूल, यानी जो शेड्यूल होना चाहिए बिल्कुल एक तरह नहीं होना चाहिए। यानी पहला घंटा है तो आपको मैथ ही पढ़ना है, और 5वां घंटा है तो सिर्फ आखिरी ही घंटे में आपको खेल खिलाए, नहीं, कभी कभी बीच ही में खेल का घंटा हो जाए, कभी कभी ना पढ़ाएं, कोई और एक्टिविटीज़ करा दें। तो जो डेली शेड्यूल हो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे को रोबोट नहीं बनाना चाहिए। फोकस ऑन नर्चरिंग एंड एनेबलिंग एनवायरनमेंट, यानी बच्चा को इस तरह से ढालें कि एनवायरनमेंट में अपने आसपास अपने आप को ढाल सके, यानी लाइफ स्किल भी सिखाई जाए। ट्रेडिशनल नोटेशन ऑफ डिसिप्लिन शुड बी चेंज, ट्रेडिशनली चूज पे सारी चीज़ों को चेंज। ट्रेडिशनल क्या है, टीचर सेंटर में रहता था, बच्चा चुपचाप बैठ करके सुन लेता था, नोट लिखाता था, लिख करके चला गया घर, और क्या है उनको मारते भी थे। वो सब चीज़ों से हटना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, यानी बच्चा करके सीखे। आगे है डिस्कस नीड फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, यानी स्कूल में कभी कभी टीचर पेरेंट्स मीटिंग भी होनी चाहिए। पेरेंट्स आजकल देखो बुलाया जाता है, इसी के साथ कम्युनिटी में कोई अच्छी पर्सनालिटी है उनको भी मदऊ करना चाहिए स्कूल में, ताकि वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से मुतालिक, तो उससे मुतालिक कोई आपके पास कोई एमपी साहब हैं, कोई यहाँ है, कोई भी हो, कोई अच्छी पर्सनालिटी पढ़े लिखे, उनको आप क्लास में बुलाएं, कुछ नॉलेज बच्चों को दें, तो उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बारे में एनसीएफ 2005 में बताया गया है। आगे क्या है, डिस्कस अदर लर्निंग साइट्स एंड रिसोर्सेज लाइक टेक्स्ट बुक एंड बुक्स, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, मीडिया, आईसीटी, यानी सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पर बच्चा जो है मुनहसिर ना हो। लेकिन जैसे
बच्चों को हम अच्छे तलफ़्फ़ुज़ सिखाने के लिए प्रोनाउंसिएशन उसका अच्छा हो जाए, उच्चारण अच्छा हो जाए, उसके लिए क्या हम लैब में ले जाएं, उसमें प्रैक्टिस कराएं, लोगों के साउंड को सुनवाएं, लाइब्रेरीज़ हो जिसमें चीज़ों का मुताला कर सके। इसी के साथ जो है ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, बच्चा कंप्यूटर भी सीख सके, कंप्यूटर का नॉलेज बच्चों को दिया जाए। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। परफॉर्मेंस इज़ नॉट एवरीथिंग, यानी एग्ज़ाम के आखिर में कोई बच्चा 100 में 99% नंबर लाता है, उसी को सब कुछ मत मानिए, बल्कि क्लास में अगर 35 बच्चे हैं, आपको मान करके चलना होगा हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ अल्लाह ने सलाहियत दी है, खुदादाद सलाहियत है। आपको एज अ टीचर उन सलाहियत को पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग उसको मेहनत करनी है। ठीक है, कोई खेल में अच्छा, कोई म्यूज़िक में अच्छा, कोई डांस में अच्छा, कोई और एक्टिविटीज़ में अच्छा है। सिर्फ जो पेपर पेन में अच्छा ले आए उसी को सब कुछ आपको नहीं मानना है। ठीक है, उम्मीद है कि अब थोड़ी सी और पॉइंट हो भी देख लेते हैं। न्यू थ्रस्ट इन एलिमेंट्री एजुकेशन एम्फसाइजेस, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन यानी जो प्राइमरी तालीम है उस पर क्या क्या जोर देता है NCF, यानी यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, यानी सभी बच्चे को 100% बच्चे को स्कूल में लाना है, उनका एनरोल यानी इंदराज कराना है। यूनिवर्सल रिटेंशन यानी 100% बच्चे, रिटेंशन मतलब एडमिशन हो गया तो कम से कम दर्जा 8 पास करके निकलें। रिटेंशन को भी हम क्या करेंगे, इसको मुतय्यन करेंगे। ठीक है, आगे क्या है, अप टू 14 यानी 8 साल तक कम से कम बच्चा जो है क्लास 8 तक यानी 14 साल तक बच्चा का ईयर तक यानी दर्जा 8 पास करके ही क्लास से निकले। बहुत बच्चे क्या हैं, 1 में गए, 2 में गए, 3 में छोड़ दिए, उसके बाद क्या कोई काम सीख लिए, उसको मना किया गया है। अ सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू एनेबल ऑल चिल्ड्रेन टू अचीव एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग, यानी कुछ इस तरह के इम्प्रूवमेंट यानी सुधार यानी कुछ बेहतरी लानी चाहिए, यानी एजुकेशन में कुछ ऐसी क्वालिटी लाना चाहिए कि बच्चा अगर 14 साल का है और अपनी तालीम छोड़ रहा है, गरीबी है, कुछ नहीं आगे पढ़ पा रहा है, तो कम से कम एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग होनी चाहिए। यानी कहीं दुकान खोल के बैठता है, कहीं काम करने जाता है, तो कम से कम चीज़ों को जोड़ सके, घटा सके, यानी कोई चीज़ लिखी है तो उसको पढ़ लिख सके, समझ सके, इतना नॉलेज कराना ज़रूरी है। इसके बारे में NCF ने बताया है। ठीक है, तो सारे पॉइंट जो 150 कितना 150 आप देखेंगे NCERT के वेबसाइट से निकाल सकते हैं। 150 पेज के जो कुछ उसमें से इम्पोर्टेंट मुझे लगा उसको ला करके आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हर एक एग्ज़ाम में DSC में इसमें से बहुत सारे सवालात पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, पॉइंट को लिख लीजिएगा। आखिर में फीडबैक ज़रूर दे के जाइए कि समझ में आया कि नहीं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लैंडस्केप मोड में अगर आप देख रहे होंगे तो किनारे आपका सब्सक्रिप्शन का बटन होगा, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे आगे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इंशाल्लाह आप डेली क्लास मिलेगी। 2-1 दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ठीक है, इस वजह से मैं नहीं क्लास ले सका। आप मुझे पता है कि एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, कुछ लोगों को का 24 तारीख का एग्ज़ाम है। ठीक है, जो उर्दू मीडियम वाले हैं, तो इनको जहन में रखते हुए इंशाल्लाह आपको डेली वीडियो मिलेगी। मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आपका DSC निकले, आपको एक रिस्पेक्टेडफुल जॉब मिले। तो बस इसी के साथ मैं डॉक्टर मेराज, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।